हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 के बारे में, यानी कि जो हमारा यूनिट नंबर 3 का पहला लेसन है ना। और यूनिट नंबर 3 में दो ही लेसन है। पहला लेसन जिसको हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि लेसन नंबर 5 है और जो दूसरा लेसन आएगा यूनिट नंबर 3 का वो हमारा क्या होगा, इस सीरीज का आखिरी लेसन। यानी कि हम पहले जो दो यूनिट है उसमें 4 लेसन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और जाके वो आराम से बाकी वीडियोस भी देख लेना जिन्होंने अब तक प्लेलिस्ट की बाकी सारी वीडियोस ना देखी हो, ठीक है। अब चालू करते हैं इस टॉपिक को। तो यूनिट नंबर 3 था वो क्या था, इश्यूज इन एन ओपन इकोनॉमी, जिसमें हमने ओपन इकोनॉमी को ही पढ़ा, क्लोज इकोनॉमी को ही पढ़ा, ठीक है। और यही नहीं, हमने भी पढ़ा कि भाई स्मॉल इकोनॉमी क्या होती है, लार्ज इकोनॉमी क्या होती है। आज जो टॉपिक हमारा वो है इक्विलिब्रियम इन लार्ज ओपन इकोनॉमी, यानी कि हम लार्ज ओपन इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव कर सकते हैं, वो हमारा टॉपिक रहेगा। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आज की वीडियो का मेन कंसेप्ट रहने वाले हैं। तो ये दो टॉपिक्स हैं। पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है लार्ज ओपन इकोनॉमी के अंदर। तो मुझे सबको पता है कि भाई ओपन इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब हम जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेड करना शुरू कर देते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फोर सेक्टरल इकोनॉमी, जहां पे प्रोड्यूसर भी इन्वॉल्व है, कंज्यूमर भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इन्वॉल्व है, उसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो उसके अंदर हम इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करेंगे ये समझना होगा आज की वीडियो में हमें। तो अ लार्ज ओपन इकोनॉमी इज कैटेगराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ टू की एट्रीब्यूट्स, यानी कि दो कीज हैं जिनकी वजह से हम एक चीज बोलते हैं कि वो जो है वो एक लार्ज ओपन इकोनॉमी का पार्ट है। इसमें पहला पॉइंट क्या आया, द रियल इंटरेस्ट रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट इन द एक्सपेंसिव डोमेस्टिक ओपन इकोनॉमी, यानी कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो किस तरीके से काम कर रहा है एक्सपेंसिव डोमेस्टिक ओपन इकोनॉमी के अंदर, डिफर्स फ्रॉम द ग्लोबल रियल इंटरेस्ट रेट, जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डिफर करते हैं ग्लोबल रियल इंटरेस्ट रेट से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा रियल इंटरेस्ट रेट है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल से अलग हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लार्ज ओपन इकोनॉमी की। आप लोगों को याद होगा जब मैं इसकी पहली वीडियो करवा रहा था इस चैप्टर की इस कंप्लीट लेसन की, तो हमने एक चीज समझाई थी कि लार्ज ओपन इकोनॉमी में और स्मॉल ओपन इकोनॉमी क्या डिफरेंस था। वहां पे क्या डिफरेंस था कि जो छोटी छोटी इकोनॉमीज होती हैं वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पे जो भी रियल इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा होता है उसको फॉलो अप करते हैं, है ना, यानी कि उसको उसी रेट को वो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो बड़ी इकोनॉमी है वो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला कि द रियल इंटरेस्ट रेट इन द एक्सपेंसिव डोमेस्टिक ओपन इकोनॉमी डिफर्स फ्रॉम द ग्लोबल रियल इंटरेस्ट रेट, वो कहीं ना कहीं डिफर करते हैं ग्लोबल रियल इंटरेस्ट रेट से। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शंस ऑन कैपिटल फ्लोज एग्जिस्ट। तो यहाँ पे कैपिटल का फ्लो जो है जो हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे कैपिटल फ्लो किस तरीके से होना चाहिए, वहां पे रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है। कभी भी आपको स्मॉल ओपन इकोनॉमी में रेस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलेगी, पर यहाँ पे मिलेगी एग्जिस्ट इन बोथ डायरेक्शंस फॉर द एक्सटेंसिव ओपन इकोनॉमी रिफ्लेक्टिंग अ प्रेफरेंस अमंग इन्वेस्टर्स फ्रॉम द लोकल इकोनॉमी, जहां पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स चूज करते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कि उन्हें किस तरीके से अपने कैपिटल को फ्लो करना है। और बात है भी ये टू डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग बोथ डायरेक्शन, इसका मतलब ये है कि कैपिटल के आउटफ्लो का भी ध्यान रखा जाता है और कैपिटल के इनफ्लो का भी ध्यान रखा जाता है। कैसी इकोनॉमीज में, लार्ज ओपन इकोनॉमी के अंदर। तो ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कहीं ना कहीं जनरली लार्ज ओपन इकोनॉमी का पार्ट ही या फिर लार्ज ओपन इकोनॉमी देखने को मिलता है। अब समझते हैं अपना अगला पॉइंट। जो हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पे वो क्या है, इक्विलिब्रियम इन अ लार्ज ओपन इकोनॉमी। जब हम बात करते हैं ना इक्विलिब्रियम इन अ लार्ज ओपन इकोनॉमी, टू मार्केट्स आर टू बी स्टडीड। यहाँ पे दो मार्केट की स्टडी होती है, दैट इज मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स वेयर रियल इंटरेस्ट रेट्स आर डिटरमाइंड। तो यहाँ पे हमने बात करी कि भाई यहाँ पे हमने देखो इक्विलिब्रियम इन अ लार्ज ओपन इकोनॉमी, टू मार्केट्स टू बी स्टडी। यहाँ पे दो मार्केट स्टडी करते हैं, दैट इज मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स, एक ऐसी मार्केट जहाँ पे लोनेबल फंड्स के बारे में बात होती है, वेयर रियल इंटरेस्ट रेट्स आर डिटरमाइंड, एंड देन मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज वेयर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। तो हमने दो मार्केट की बात करी, एक तो ऐसी जिसके पास क्या है, लोनेबल फंड्स है, जिसका काम क्या होता है,
रियल इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करना। दूसरा मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट। अभी बताइए फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो एक ऐसी जगह मान लो आप जहां पे ना हम डिफरेंट करेंसीज के बदले डिफरेंट करेंसीज को बाय करते हैं, मतलब करेंसीज के आपस में एक्सचेंज करवाते हैं, उसको हम पे क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। वेयर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, जहां पे इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो हमने यहाँ पे दो इकोनॉमी देखी, यहाँ पे दो तरह की मार्केट देखी, एक नॉमिनल फंड्स की, दूसरा एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की। अब आगे समझते हैं। तो अब ये फिगर है एक, यहाँ पे देखो आप, ये हमारे पास क्या है, रियल एक्सचेंज रेट, ये हमारे पास क्या है, नेट एक्सपोर्ट। तो ये नेट एक्सपोर्ट का कर्व है, और ये क्या है हमारा CF कांस्टेंट है। CF का मतलब यहाँ पे पता है क्या है, कैपिटल फ्लो, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट बनता है इस केस में किसका, इक्विलिब्रियम का। तो अगर हम आगे समझते हैं, तो figure shows that saving of an economy can be used either for domestic investment or lending abroad। तो तुम सब जानते हैं कि सेविंग्स को कोई भी पर्सन दो ही जगह यूज कर सकता है। एक तो किस लेवल पे, एक तो अपनी इकोनॉमी के अंदर, या तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा दे कि भाई अब एक सिंपल सी बात है, मेरे पास कोई पैसा सेव कर रखा है मैंने, या तो मैं क्या करूं उसे इन्वेस्टमेंट पे लगा दूं अपनी ही कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर। वरना अब जो है इन्वेस्टमेंट हम फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री में मैं लैंडिंग कर सकता हूँ, फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, गूगल के शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जो है अपना जो बचाया हुआ सेविंग का पैसा है उसे तो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ हमारी कंट्री नहीं, ये हर एक कंट्री के लिए कि वो चाहे तो अपने पैसे कभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो अपनी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर करेंगे पैसे इन्वेस्ट, या फिर फॉरेन कंट्री के अंदर ही पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री के अंदर कुछ अच्छी कंपनीज हो सकती है जहां पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज है यहाँ पे कि वो कहीं पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज S इक्वल्स टू I प्लस CF। इसलिए जो S का जो फॉर्मूला बनता है ना सेविंग का, वो क्या बनता है, I प्लस CF का। I यानी कि इन्वेस्टमेंट और CF यानी कि कैपिटल का फ्लो, है ना, यानी कि कितना आउटफ्लो हो रहा है कैपिटल। ऑल्सो सेविंग्स आर कांस्टेंट एज इट नॉट डिपेंडेंट ऑन रियल इंटरेस्ट रेट। और यहाँ पे जो सेविंग्स है वो हमेशा कांस्टेंट भी मानी जाती है, क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं होती रियल इंटरेस्ट रेट पे। वेयर एज इन्वेस्टमेंट एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू रियल इंटरेस्ट रेट। तो एक चीज ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट जो है, देखो सेविंग तो कांस्टेंट है क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट का फर्क नहीं पड़ रहा, रियल इंटरेस्ट रेट का किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर नेट कैपिटल आउटफ्लो के बारे में, वो दोनों कहीं ना कहीं इनवर्सली रिलेटेड है किससे, रियल इंटरेस्ट रेट से। जिसकी बात मैं पिछली वीडियो में के अंदर भी करी थी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं, क्यों, क्योंकि कैपिटल लेना मार्केट से महंगा पड़ रहा है, लोन लेना महंगा पड़ रहा है। सेम ऐसे ही अगर इंटरेस्ट बढ़ा है तो कैपिटल आउटफ्लो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो इन्वेस्टमेंट को ही बढ़ाएंगे, कैपिटल के आउटफ्लो को भी बढ़ाएंगे। तो ये चीज होती है यहाँ पे। तो ये दोनों चीजें ना फैक्टर, चाहे हमारा इन्वेस्टमेंट हो चाहे नेट कैपिटल आउटफ्लो हो, दोनों जो है वो कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, इंटरेस्ट रेट के। तो बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू रियल इंटरेस्ट रेट, हेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और यही एक रीजन है कि जो कर्व दिख रहा है ना पूरा नेट एक्सपोर्ट का, वो क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट रेट के बीच में और इन्वेस्टमेंट के बीच में और कैपिटल के आउटफ्लो के बीच में। अगला पॉइंट क्या आता है, इक्विलिब्रियम इज व्हेन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड नेट कैपिटल आउटफ्लोज आर इक्वेटेड। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हम किसको बोलेंगे, जहां पे सेविंग्स जो है और जो इन्वेस्टमेंट है और जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है, तीनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट प्रोवाइड्स आर, जो हमें क्या देगा, आर यानी कि रियल इंटरेस्ट रेट दैट प्रीवेल इन लार्ज ओपन इकोनॉमी, जो ओपन इकोनॉमी चल रहा होगा। डेरिवेशन क्या है इसका, S माइनस आई इक्वल्स टू NX, यानी कि नेट एक्सपोर्ट कभी भी कर रहा हो तो सेविंग माइनस में इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि बाकी पैसा तो भाई एक्सपोर्ट किया है ना हमने, वो चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो सेविंग माइनस में इन्वेस्टमेंट, मतलब सपोज करो किसी ने सेविंग कर रखी हो, कितने की, मान लेता हूँ 1000 करोड़ की, कोई बहुत बड़ी फर्म है जिसने 1000 करोड़ की सेविंग कर रखी है, उसमें से 500 करोड़ तो उसने वापस क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिए। तो भाई बाकी 500 करोड़ कहाँ गई, तो वो कहीं ना कहीं नेट एक्सपोर्ट यानी कि फॉरेन कंट्री में उसका कैपिटल आउटफ्लो हुआ हो। और एक यही रीजन है, यहाँ से देखो क्या आ गया, कैपिटल आउटफ्लो इक्वल्स टू NX, नेट एक्सपोर्ट, कि जितना पैसा हमने फॉरेन कंट्रीज में दिया है वो NX का पार्ट बन गया, नेट एक्सपोर्ट का पार्ट बन गया, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ पे बोली ना कि 1000 करोड़ की सेविंग थी, 500 करोड़ तो हमने यहाँ पे डोमेस्टिकली अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब जो बाकी बचा 500 करोड़, उसको जो हमने सेव कर रखा है उसे तो कहीं इन्वेस्ट करना है ना, तो उसको हम फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है हमारी कंट्री से, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से फॉरेन इकोनॉमी के अंदर, और वो किसके बराबर आएगा, तो ये यहाँ से आया CF इक्वल्स टू NX। Thus equilibrium is where net
एक्सपोर्ट विच इज इनवर्सली टू रियल एक्सचेंज रेट। और यही नहीं, और जो नेट एक्सपोर्ट है वो भी क्या करता है, इनवर्सली होता है किससे, रियल एक्सचेंज रेट से। इसका मतलब क्या है कि नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा अगर एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, तो नेट एक्सपोर्ट कम होगा अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है। तो दोनों में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों। एंड नेट कैपिटल आउटफ्लो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ रियल एक्सचेंज रेट एंड इक्वल, ठीक है। और जो नेट कैपिटल आउटफ्लो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होता है ऑफ रियल एक्सचेंज रेट आर इक्वल। तो ये भी हमारी सेम बात थी। तो यहाँ तो होगा मैं टॉपिक। अब समझते हैं एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि इक्विलिब्रियम जो है एक लार्ज ओपन इकोनॉमी के अंदर हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं है। मैंने अच्छे से ग्राफ भी बना दी है, दोनों ग्राफ बना रखे हैं, कैपिटल फ्लो का अलग, नेट एक्सपोर्ट का अलग, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी का डाउट बचना चाहिए। फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाए ना इस टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ जिसका नाम क्या है, एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है एक्सचेंज रेट, भैया बोलते किसको हैं। तो पहले आप एक्सचेंज रेट तो बताओ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक आता है फॉरेन एक्सचेंज। अब बताइए फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है। आप सबको पता होगा कि हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री क्या सारी कंट्रीज में कहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी लेके चलती है। तो फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल सा मतलब क्या है कि जब हमें एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी को खरीदना या बेचना हो, यानी कि अपनी करेंसी में दूसरी करेंसी के गुड्स और सर्विसेज को जो अगर मैं बाय करना है फिर सेल करना है, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। मतलब सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ से, अगर मान लो कोई पर्सन इंडिया से अमेरिका जा रहा है, ठीक है, वहां पर टूरिज्म पर्पस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, पर उसके पास तो इंडियन करेंसी होगी, उसके पास तो INR होगा ना, इंडियन रुपीज होगी उसके पास। तो वहां जाएगा, वहां बोलेगा मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट ले लेंगे उसकी? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडियन रुपीज में है और इंडियन रुपीज में वहां पर चीजें नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो वो लोग जो है वो कहां जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज वहां जाएंगे और वहां बोलेंगे कि हमारी करेंसी के बदले हमें जो है इसे डॉलर्स में कन्वर्ट कर दो। तो वो कुछ कन्वर्जन चार्ज काटेंगे और उसे डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। इसी के लिए फॉरेन एक्सचेंज काम आता है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, जब कोई भी अमेरिका का पर्सन इंडिया के अंदर आएगा तो क्या वो लोगों से डॉलर, आपने कभी देखा है किसी अमेरिकन पर्सन को यहाँ पे डॉलर देके चीजें खरीदता हुआ? नहीं, क्योंकि यहाँ तो लोग सिर्फ रुपीज एक्सेप्ट करेंगे। अगर किसी ने शॉप खोल रखी है तो वो सिर्फ इंडियन रुपीज एक्सेप्ट करेगा, उसको तो डॉलर्स का मतलब ही नहीं है। तो अगर कोई फॉरेन का पर्सन यहाँ की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको पहले डॉलर्स को कन्वर्ट करवाना होगा इंडियन रुपीज के अंदर, और तब जाके वो कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो कुछ चीजें बाय कर पाएगा, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस वगैरह कर पाएगा, या फिर हो सकता है कि अगर उसे इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। तो इसी के लिए जो है ना फॉरेन एक्सचेंज जो है वो काम आता है। तो उम्मीद है कोई तो क्लियर होगा कि फॉरेन एक्सचेंज का काम क्या है। अब समझते हैं। तो ये देखो लिख भी दिया मैंने यहाँ पे, इन एन इकोनॉमी द एक्सचेंज रेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग ओवरऑल इक्विलिब्रियम। तो एक्सचेंज रेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने में। एक्सचेंज रेट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ विच रेसिडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री एंगेज इन ट्रांजैक्शंस विद रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। यानी कि एक्सचेंज रेट सिंपल से वो रेट होता है जिसके बदले एक कंट्री का पर्सन, एक पर्टिकुलर कंट्री का पर्सन एंगेज होता है ट्रांजैक्शंस के अंदर किसी दूसरी कंट्री के साथ, किसी दूसरी कंट्री के रेसिडेंट्स के साथ। तो उसके लिए एक्सचेंज रेट का मेन यहाँ पे रोल क्या होता है, प्ले किया जाता है। यानी कि एक्सचेंज रेट जो है वो कहने की करेंसी को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये तो काम हो गया फॉरेन एक्सचेंज का। तो मतलब एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि आप एक करेंसी के बदले, एक यूनिट करेंसी के बदले किसी एक करेंसी की कितनी दूसरी करेंसी पे कर रहे हो, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता हूं कि भाई $1 की जो वैल्यू है वो 85 रुपीज है, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे एक क्वांटिटी खरीदनी है, यानी कि $1 खरीदना है, तो मुझे 85 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी $1 आएगा। और अगर 2 की पेमेंट करनी होगी तो अगर $2 खरीदना है तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा भाई। 85 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आएगा, 170 है ना, 170 आंसर आएगा। यानी कि मुझे 170 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे अगर मुझे $2 खरीदने हैं तो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये एक्सचेंज रेट काम करता है। तो इसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो एक बड़ा है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और इसको नॉमिनल एक्सचेंज रेट ही बोला जाता है। तो समझते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता क्या है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब कितनी क्वांटिटी एक डोमेस्टिक करेंसी की रिक्वायर्ड हमें जरूरत पड़ेगी टू एक्वायर 1 यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड फॉरेन करेंसी। यानी कि
कि मुझे अपनी डोमेस्टिक करेंसी की कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे फॉरेन करेंसी की एक क्वांटिटी को बाय करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर अभी फॉरेन करेंसी की यूनिट है डॉलर, अब मुझे खरीदने जाना है डॉलर, तो मुझे 85 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे $1 के बदले, तब मैं $1 को बाय कर पाऊंगा, है ना। और ये रेट जो चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता है लगातार, तो कोई फिक्स मत मानो, ये सिर्फ मैंने एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ली है। हाँ, अभी तो मेरे हिसाब से डॉलर 80 से लेकर 90 के बीच में जनरली रेंज कर रहा है, 80 से लेकर 85 के बीच में, इस तरीके से डॉलर की वैल्यू जो है काम कर रही है। A reduction in this value, अगर इसकी वैल्यू में कोई दिक्कत आई है, a reduction in this value is termed as nominal appreciation of the currency। तो यहाँ पे क्या होगा, nominal appreciation हो जाएगा किसका, of the currency। तो एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि मुझे वैल्यू कम के पे करनी पड़ रही है, मतलब अगर मुझे $1 के बदले 85 नहीं, सिर्फ मान लो 75 रुपीज देने पड़ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि कहीं ना कहीं हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है ना। एक बार बात याद आती है, एक बार मोदी साहब ने बोला था कि हम है ना $1 को बिल्कुल $1 के बदले लाके पटक देंगे, है ना, मतलब $1 और $1 बात सेम हो जाएगा। पर तब से तो डॉलर बढ़ ही रहा है, और डॉलर हमेशा से बढ़ता है। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि जनरली लोग जो है ना, सिर्फ इंडिया नहीं, ज़्यादातर जो कंट्रीज है ना, वो ट्रेड करने के लिए डॉलर्स को यूज़ करती है। तो वो एक रीज़न है डॉलर की इतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी होने का। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, अ रिडक्शन इन दिस वैल्यू, अगर इस वैल्यू में कोई कमी आ रही है, इज टर्म्ड एज नॉमिनल एप्रिसिएशन। तुम क्या बोलते हैं कि हमारी करेंसी जो एप्रिशिएट कर रही है, व्हेन एन इंक्रीज इन रेफर टू एज नॉमिनल एप्रिसिएशन। और अगर मान लो कि वैल्यू बढ़ गई, अब मुझे $1 के बदले 90 नहीं $100 पे करने पड़े, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है, यानी कि इसको बोलते हैं नॉमिनल डेप्रिसिएशन। अब समझते हैं दूसरे पॉइंट को, जो क्या है, रियल एक्सचेंज रेट। चलो फिर अब रियल एक्सचेंज रेट डिस्कस करते हैं फटाफट, है ना। तो ये तो हो गया नॉमिनल, एक आता है रियल। अब रियल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ प्राइस लेवल ऑफ अ फॉरेन कंट्री टू द डोमेस्टिक प्राइस लेवल। यानी कि जो रेशियो है प्राइस लेवल का एक फॉरेन कंट्री का, उसका डोमेस्टिक प्राइस लेवल से क्या रेशियो है, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रियल एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो विद द फॉरेन प्राइस लेवल कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक करेंसी, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं फॉरेन प्राइस लेवल को कन्वर्ट करते हैं डोमेस्टिक करेंसी के अंदर, डोमेस्टिक करेंसी यूनिट्स थ्रू द करंट नॉमिनल एक्सचेंज रेट, करंट नॉमिनल एक्सचेंज रेट की हेल्प से, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, रियल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। तो इसको हम एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, एक्सप्रेस R इक्वल्स टू A इंटू P डैश, ये प्राइस लेवल आ गया, और डिवाइड बाय प्राइस। तो यहाँ पे जो P स्टार है वो नोट करता है फॉरेन प्राइस लेवल। तो P स्टार क्या है, फॉरेन प्राइस लेवल, ठीक है, और एंड P सिग्निफाइज द डोमेस्टिक प्राइस लेवल, और P क्या है, डोमेस्टिक प्राइस लेवल। क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं, रेशियो निकालते हैं ना भाई, रेशियो किसका, फॉरेन प्राइस लेवल का डोमेस्टिक प्राइस लेवल से। तो अ डिक्लाइन इन रियल एक्सचेंज रेट इज कैटेगराइज्ड एज एप्रिसिएशन। और अगर कहीं ना कहीं हमें रियल एक्सचेंज रेट गिरता हुआ दिखाई देता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए एप्रिसिएशन है। और अगर वो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं, जो मैं ऊपर आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूं नॉमिनल एक्सचेंज रेट वाले पॉइंट के अंदर ही, किस तरीके से चीजें काम करती हैं। इसके बाद द रियल एक्सचेंज रेट प्रोवाइड्स इनसाइट्स। जो रियल एक्सचेंज रेट है वो प्रोवाइड करता है इनसाइट्स इनटू रेटिंग परचेजिंग पावर, की हमारी परचेजिंग पावर कैसी चल रही है, ठीक है, इंडिकेटिंग हाउ मेनी टाइम्स मोर और लेस गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ऑब्टेन्ड अब्रॉड आफ्टर कन्वर्जन इनटू फॉरेन करेंसी। इसका मतलब हम जो है वो कहीं ना कहीं कितनी गुड्स को और कितनी सर्विसेज को कम या ज़्यादा खरीद पा रहे हैं जब हम अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी के अंदर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो कंपेयर टू द डोमेस्टिक मार्केट फॉर अ गिवन अमाउंट, और उसे कंपेयर भी करते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हमें उस चीज़ के बदले कितनी चीज़ें मिल जाती। दोबारा समझा रहा हूँ कि हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि अगर मैं एक अमाउंट सपोज करूँ ₹100 है, उसको मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करवा लिया, तो वहाँ पे मैं जाके अमेरिका में कितनी चीज़ें बाय कर पा रहा हूँ, और उसी पैसे से इंडिया में कितनी चीज़ें बाय कर पा रहा हूँ। तो वही चीज यहाँ पे है, और वो मार्केट का पार्ट बनता है रियल एक्सचेंज रेट का। तो ये मैं कहीं ना कहीं इनसाइट प्रोवाइड करता है। मतलब एक मतलब ये है कि सपोज करो अगर मुझे $2 चाहिए मुझे, तो मैंने 170 रुपीज खर्च किए। अब उस 170 रुपीज के अंदर मैं इंडिया के अंदर कितनी चीजें खरीद पा रहा हूँ, ठीक है, फिर ट्रांजेक्शन कितनी कर पा रहा हूँ, ठीक है। और वही पैसे अगर मैं फॉरेन कंट्री में लेके जाऊँ, यानी कि वही $2 में अमेरिका में खर्च करूँ, तो मुझसे कितनी चीजें बाय कर पा रहा हूँ, तो कितनी कम है कितनी ज्यादा है, उसी के कंपेरिजन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ये था हमारा आज की वीडियो का कंप्लीट कंसेप्ट।
तो अभी एक टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं इस चैप्टर की जो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। और अभी जो हमारे पास जो टॉपिक है ना एक्सचेंज डिटरमिनेशन, वो भी खत्म नहीं हुआ है, इसके भी बहुत से टॉपिक्स जो हैं, बहुत से मतलब कुछ टॉपिक्स और भी बाकी हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप हर एक वीडियो को सीरीज वाइज देखोगे और खासकर चैप्टर की वीडियोस तो पक्का टॉपिक वाइज ही देखोगे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतार सकता है मैं रहा हूँ बोर्ड के सामने से, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जिसको जो उतारना उतार ले।